फिर समाज में आके मैस्कुलिन या फेमिनिन बन जाना। ओरिजिनली माना जाता था कि जो सेक्स है वो ह्यूमन फीमेल्स को डिनोट करता है और जो बायोलॉजिकली फीमेल्स आर फेमिनिन एंड मेल्स आर मैस्कुलिन। और ये जो सोसाइटी है वो हमें ये बताती कि दुनिया में हम आकर के क्या बन जाते हैं, जैसे हमारी पोजीशन क्या है, हमारा रुतबा क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा मनोविज्ञान क्या है, हम क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, हम किस शख्सियत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कौन सी शनाख्त से पहचाने जाते हैं। ये सब कुछ हमें सोसाइटी और कल्चर देता है। तो ये सबसे बड़ा जो एक फैक्टर था इस चीज़ को अलग करने का, वो इस चीज़ को नेगेट करना था, इस चीज़ से इनकार करना था कि जो हमारी डेस्टिनी है वो बायोलॉजी बनाती है। क्योंकि अगर बायोलॉजी हमारी डेस्टिनी बनाने लगेगी तो फिर चेंजेस की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, हम कभी भी चेंज कर ही नहीं सकते थे। तो ये So, a very warm evening to everyone, and I would like to thank Dr. Feroz and Dr. Shamim and Vikash Publications कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया आप सबसे मुखातिब होने के लिए, आप सबसे बातचीत करने के लिए और जो टॉपिक मुझे दिया गया है उस पर डिस्कशन करने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं शुरू करती हूँ कि आज का टॉपिक है सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। तो मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ईश्वर चर्च, और जितना हम बता पाए वो हम ज़रूर कवर करेंगे। तो सेक्स और जेंडर का डिस्टिंक्शन अगर हम शुरू करते हैं तो सेक्स को क्या मानते हैं हम, हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, कि हम जिस शनाख्त के साथ दुनिया में आते हैं, हम जिस शनाख्त के साथ पैदा होते हैं, जो हमारी बायोलॉजी हमें देती है। तो उसमें क्या है कि जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो हमें मेल या फीमेल बनाती है, और जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है वो हमें मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाती है। तो एक बच्ची या जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया में आ करके उसकी जो पहचान बननी है उसको हम कहते हैं मर्द या औरत, मैस्कुलिन या फेमिनिन। तो ये डिस्टिंक्शन क्यों पेश आई कि देखिए फेमिनिज्म तो बहुत पहले से चला आ रहा था, और औरतों का जो मार्जिनलाइजेशन है, जो उनको इन्फीरियर समझना है, उनको जो सेकेंडरी समझना है, या जो विमेन एम्पावरमेंट की जो सारी बातें हुई वो शुरू क्यों हुई, क्योंकि विमेन एक्सप्लॉइटेड थी। तो उनके एक्सप्लॉइटेशन को सीधे से ठीक किया जा सके, उनका रिफॉर्म हो सके, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज़ उठाई जा सके, तो इसलिए सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन की बात आती है। तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद हम कॉन्टेम्प्ररी जो समकालीन जो बहस चल रही है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले ये मानते थे कि जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है और जेंडर आइडेंटिटी है, एक लड़की का सेक्सुअल ऑर्गन के साथ पैदा होना और फिर समाज में आके मैस्कुलिन या फेमिनिन बन जाना, या मर्द या औरत बन जाना, ये जो इस बीच का जो सफ़र था, लोगों ने पहले उसको कहा कि ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ें एक जैसी हैं, कि जो मेल है वो मैस्कुलिन बनेगा और जो फीमेल है वो फेमिनिन बनेगी। तो इस चीज़ को लोगों ने शुरू में बहुत एतराज़ किया कि अगर हम इसको साथ लेके चलते हैं तो हम कभी भी हम इक्वालिटी की फ़ाइट नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो फेमिनिस्ट थे वो इस चीज़ से डिसएग्री किए और उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे कि हम इन दोनों का फ़र्क इंट्रोड्यूस करेंगे, कि अगर ये दोनों अलग कर देते हैं तो हम ये मान लेंगे कि हमारा जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, क्योंकि अब हमें बायोलॉजी दे रही है, हम उसके साथ पैदा होते हैं, तो वो तो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स्ड है। लेकिन जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, जो हमें सोसाइटी देती है या जो हमें कल्चर देता है, जो हमारी संस्कृति देती है, वो हम चेंज कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है। और अगर एक बार ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो वी कैन टॉक अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो इस रिफॉर्मेशन को लेकर के ये सारे कवायद बनी और फेमिनिस्ट ने इस चीज़ को लेकर के बोलना शुरू किया। तो प्रोविजनली माना जाता था कि जो सेक्स है वो ह्यूमन फीमेल्स को डिनोट करता है, और जो बायोलॉजिकली फीमेल्स आर फेमिनिन एंड मेल्स आर मैस्कुलिन।
और ये जो सोसाइटी है वो हमें ये बताती कि दुनिया में हम आकर के क्या बन जाते हैं, जैसे हमारी पोजीशन क्या है, हमारा रुतबा क्या है, हमारा बर्ताव क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा मनोविज्ञान क्या है, हम क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, हम किस शख्सियत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कौन सी शनाख्त से पहचाने जाते हैं। ये सब कुछ हमें सोसाइटी और कल्चर देता है। तो ये सबसे बड़ा जो एक फैक्टर था इस चीज़ को अलग करने का, वो इस चीज़ को नेगेट करना था, इस चीज़ से इनकार करना था कि जो हमारी डेस्टिनी है वो बायोलॉजी बनाती है। क्योंकि अगर बायोलॉजी हमारी डेस्टिनी बनाने लगेगी तो फिर चेंजेस की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, हम कभी भी चेंज कर ही नहीं सकते थे। तो ये जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म था, जो बायोलॉजिकल एक नियतिवाद था, हमको उससे आगे बढ़ना था। इसलिए सेक्सुअल आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी को अलग करने की बात हुई। तो ये हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा और अगर पहले पीछे की तरफ जाएं, थोड़ा हम हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि इन 19th सेंचुरी गिल्ड्स एंड थॉमसन जो थे, उन्होंने कहा कि हमारी बायोलॉजी ही हमारे व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो कुछ भी बिहेवियरल ट्रेट्स या जो भी हम व्यवहारिकता दिखाते हैं, इसमें हमारी बायोलॉजी का स्ट्रेट इंटरफेरेंस है। और उन्होंने ये कहा कि जो मेटाबॉलिज्म है, तो जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, ये औरत और मर्द का समाज में होना और उनका बनना निर्धारित करती है, तय करती है। तो मेटाबॉलिज्म को हिंदी में चयापचय कह सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो तरीके होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है कि कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म माने एनर्जी को ब्रेक करना, और एनाबॉलिज्म में मतलब जोड़ करके एनर्जी को बचा करके चलना। तो औरतों को उन्होंने क्या कहा कि वो एनाबॉलिक होती हैं, वो एनर्जी बचा कर चलती हैं, वो सुस्त होती हैं, वो एक्टिव नहीं होती हैं, वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती हैं, वो फैसला नहीं कर सकती हैं, वो निष्क्रिय होती हैं और अपरिवर्तनवादी होती हैं, क्योंकि वो एनर्जी बचा के चलती हैं और एनाबॉलिक होती हैं। और इसके विपरीत, इसके उलट मर्द क्या होते हैं, वो कैटाबॉलिक होते हैं। वो अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। तो इन दो ग्राउंड्स पे लोगों ने ये डिसाइड किया कि जब ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का डिफरेंस है, तो इसमें क्या होता है कि औरतें क्योंकि एनाबॉलिक हैं, तो वो पॉलिटिक्स के लिए के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती। उनकी बायोलॉजी ही उनको मिसफिट बनाती है कि वो इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में जा सकें और पॉलिटिक्स संभाल सकें। वो खुद ही मना कर देती हैं कि हम इसके काबिल नहीं हैं। और क्योंकि मेन कैटाबॉलिक हैं, तो वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं और पॉलिटिक्स में बेशक बहुत कायदे से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आगे फेमिनिस्ट आई टॉरेल मोई ने उसको बहुत मतलब लोगों का मजाक बनाते हुए कहा कि लोग ऐसा समझते हैं कि जो चीज़ प्री हिस्टोरिक प्रोटोजोवन ने तय कर दी है, वो आज का पार्लियामेंट कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब औरतों को बायोलॉजी पर बेस कर दिया गया था कि आप यूं पैदा हुई हैं, आप यूं हैं और आपको यूं ही रहना है। तो औरतों के लिए सेक्सुअल आइडेंटिटी ही उनकी डेस्टिनी थी, उनका भाग्य तय कर दिया गया था। तो इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया गया बाद में ये कह करके कि हमारी सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी फ़र्क है, और जो हमारा व्यवहार है या हमारा जो मनोविज्ञान है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन तय करता है। ये सोसाइटी हमें इस तरह से बनाती है और इसमें बायोलॉजी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और उसके बाद 1949 में जब सिमोन दी बोआ आई, फिर फ्रेंच राइटर, और उन्होंने अपनी किताब लिखी द सेकेंड सेक्स, उससे उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया, एक तहलका मचा दिया। उनका एक स्टेटमेंट था, बहुत ब्रॉड था, और वो स्टेटमेंट क्या था कि वन इज़ नॉट बॉर्न वुमेन रादर बिकम्स वन, कि औरत जो होती है वो औरत बन के पैदा नहीं होती है, वो समाज में औरत बना दी जाती है। तो इसके रेफरेंस में एक शायर को मैं यहाँ पे कोट करूँगी अपनी तरफ से कि उन्होंने क्या ही खूब कहा है कि बनाया है मुसव्विर ने हंसी शाहकार औरत को, बनाया है मुसव्विर ने हंसी शाहकार औरत को, अलग पहचान देता है कहानीकार औरत को, वो माँ हो बहन बीवी या कि बेटी हो सुनो लोगों, वो माँ हो बहन बीवी या कि बेटी हो सुनो लोगों, हर एक किरदार में रखा गया गमख्वार औरत को। तो गमख्वार रखा गया, उनको इन्फीरियर रखा गया, सबऑर्डिनेट रखा गया, कभी बायोलॉजी को वजह बना करके और कभी समाज को वजह बना करके कि वो यूं ही होती हैं और बदलाव नहीं लाया जा सकता। और मर्दों के लिए ये कहा गया है कि एक जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगी कि मर्द क्या है, उनको तो जिस तरह से स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी सोच औरतों के लिए तय थी, वैसे ही मर्दों के लिए भी ये रूढ़िवादी सोच तय थी
कि क्या अजियत है मर्द होने की, क्या अजियत है मर्द होने की, कोई भी जा नहीं है रोने की। जा को हम जगह कह सकते हैं कि क्या अजियत है मर्द होने की, कोई भी जा नहीं है रोने की। दायरा कैद की अलामत है, चाहे अंगूठी पहनो सोने की। तो हम ये देखते हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट है, ये जाल है, ये जो कैद है, ये दोनों के लिए अलग अलग था। लेकिन जो हमारे फेमिनिस्ट राइटर्स थे वो सिर्फ औरतों के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि आज का टॉपिक मैस्कुलिनिटी स्टडीज़ इंक्लूड नहीं करता, तो मैं अपने कन्वर्सेशन को बस सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन पर ही कन्फाइन करके रखूँगी। तो ये जो आइडिया था कि जो बिहेवियरल, जो व्यवहारिक और जो मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं मर्द और औरत में, इसका बेस बायोलॉजी है। ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी एक आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। 1970s में ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि औरतें इस लायक नहीं हैं कि वो पायलट बन सकें, वो हवाई जहाज़ उड़ा सकें, वो एयरप्लेन चला सकें। क्यों? क्योंकि उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनको वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार, वो उनको इतना अनस्टेबल कर देते हैं कि वो इस लायक नहीं है कि वो बेहतरीन तौर पर प्लेन को उड़ा सकें। पहला आर्ग्यूमेंट था। दूसरा आर्ग्यूमेंट था इन द ईयर 1992, जब टाइम मैगजीन के एक सर्वे ने ये क्लेम किया कि जो मैन और वुमेन, मर्द और औरत का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो हमारा दिमाग का हिस्सा होता है लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, उसको कॉर्पस कैलोसम एक पार्ट होता है जो हमारे लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करता है। तो कहा गया कि औरतों में जो ये कॉर्पस कैलोसम है, ये एक नर्व का एक बैंड होता है जो औरतों में मोटा होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि औरतों में ये पोटेंशियल नहीं है कि वो विजुअल और स्पैशियल स्किल्स को पॉलिश कर सके। मतलब कि वो देख कर और फिर जगह को, दूरी को और स्पेस को प्रॉपर नाप करके प्रॉपर काम कर सकें, इसलिए वो मैप रीडिंग नहीं कर सकती और पायलट नहीं बन सकती। अब इस आर्ग्यूमेंट को आने वाले वक्त में एक साइंटिस्ट थे, एक क्रिटिक थे, एक फेमिनिस्ट थे, एन फॉस्टो स्टर्लिंग। इन्होंने इसको नेगेट किया, एन्यूल किया, डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो कॉर्पस कैलोसम है, जिसके ग्राउंड पर औरतों को कमतर बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो इस लायक नहीं है कि वो पायलट बन सके, तो ये बहुत वेरिएबल पीस ऑफ एनाटॉमी है। ये ऐसा हिस्सा है जो हमेशा बदलता रहता है। और अगर हम ये गौर करें कि जो ये एनाटॉमी का पीस है, तो जब हम बच्चों का कॉर्पस कैलोसम देखेंगे तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं पाया जाता। बच्चों में चाहे मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, दोनों में ये कॉर्पस कैलोसम बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये थिकनेस जो वैरी करती है, जो कॉर्पस कैलोसम जो बैंड है, ये जो पतला मोटा होता रहता है, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की वजह से होता है, फर्क बर्ताव की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर ग्रूमिंग से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें औरतों को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो हार्मोन्स की वजह से अनस्टेबल हो जाती हैं और उनका कॉर्पस कैलोसम मोटा है। तो ये बायोलॉजी का एक डिटर्मिनिस्ट व्यू था, ठीक है। तो इसको चैलेंज किया गया। तो 1960s तक क्या होता था कि जेंडर टर्म ही था, जेंडर के सेक्स को यूज नहीं करते थे, जेंडर ही सारा टर्म था जिसके थ्रू औरत और मर्द को डिफाइन किया जाता था, समझाया जाता था, एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ी? इस चीज़ की ज़रूरत कि हमें सेक्स और जेंडर को अलहदा करना है, ज़रूरत तब पड़ी जब ये ज़रूरत पेश आई कि जो बायोलॉजिकल फीमेल है वो जा करके फेमिनिन बनेगी, वो औरत बनेगी, और जो बायोलॉजिकल मेल है वो जा करके मर्द बनेगा। जब ऐसा बंद हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बायोलॉजिकली एक लड़की जो पैदा हो रही है वो आगे जा करके फेमिनिन बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या जो एक बायोलॉजिकली मेल पैदा हो रहा है आगे जा करके फेमिनिन बने, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसी भी कैटेगरीज एग्जिस्ट करना शुरू, मतलब हमारी नज़र के सामने एग्जिस्ट तो हमेशा से करती थी। जब स्टडी शुरू हुई तो ये लगा कि हाँ, कि सेक्स और जेंडर में क्लैश आना शुरू हो गया है, कि मेल जो है वो मैस्कुलिन बनेगा और फीमेल जो है फेमिनिन बनेगी। जब ये क्लैश आया तो ट्रांस सेक्सुअलिटी की बात आई, ट्रांसजेंडर्स की बात आई। जब ये बात आई कि ये वो लोग हैं जिनका जो सेक्स है और जेंडर है एक जैसा नहीं होता, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो कोहेरेंट नहीं होता, तब ये लगा कि हाँ, अब हमें ऐसे टर्म की ज़रूरत है जहाँ पर हम उन लोगों की बात कर सकें जिनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी फ़र्क है और उनकी जिनकी जेंडर आइडेंटिटी फ़र्क है, ठीक है।
देन ये वर्ड दिया गया था रॉबर्ट स्टॉलर ने इन द ईयर 1968, और ये ट्रांससेक्सुअल्स को डिफाइन करने के लिए दिया गया था, एंड द टर्म वाज सेक्स। तो बाय एंड लार्ज क्या होता था कि लोगों का सेक्स और जेंडर कॉम्प्लीमेंट करता था, एक दूसरे का पूरक था, कि अगर लड़की पैदा हुई है तो वो औरत बनेगी, लड़का पैदा हुआ है तो वो मर्द बनेगा। लेकिन जब ट्रांससेक्सुअलिटी आई तो ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल वैलिड हो गया कि अब तो ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो फेमिनिस्ट थे वो सेक्स जेंडर को डिस्टिंग्विश क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये माना गया था कि भाई सेक्स तो स्टेबल है, आप जिस शख्सियत के साथ दुनिया में तशरीफ ले आए हैं वो तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो जेंडर है वो चेंजेबल है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो था वो फेमिनिस्ट का था। जो गेल र्यूबिन थे उन्होंने ये क्या कहा कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस थे ये समाज में ऑपरेसिव थे, ये प्रताड़ित करते थे और ये डिक्टेट करते थे, ये बयान करते थे कि एक औरत को यूं रहना है समाज में और एक मर्द को यूं रहना है समाज में। तो औरतें प्रताड़ित थीं, औरत पैदा हो करके, उसके बाद फिर औरत बन करके, ठीक है। तो क्योंकि जेंडर सोशल है इसलिए ये म्यूटेबल है, इसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आया कि जेंडर क्या है? इट इज़ अ सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्स। सेक्स को हम किस तरह पढ़ते हैं? जेंडर की तरह पढ़ते हैं, राइट। तो एक फेमिनिस्ट है निकलसन ने अपनी थ्योरी दी जिसको हम कोट रैक व्यू कह सकते हैं। कोट रैक स्टैंड होता है जिस पर कपड़े टांगे जाते हैं। तो कोट रैक है और वो स्टैंड क्या है? हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, और जो उस पर हम कपड़े टांगते हैं, जो लिबास हम उस पर टांगते हैं, वो क्या है? हमारा जेंडर है। तो निकलसन ने ये एक्सप्लेन किया कि हमारी सेक्सुअल बॉडीज़, जो हमारी शारीरिक पहचान है, जो शनाख्त है, वो एक ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म है जिस पर जेंडर ओढ़ाया जाता है और जेंडर पहनाया जाता है। तो अगर हम सेक्स और जेंडर को फ़र्क कर देते हैं तो क्या होता है कि उन कैटेगरीज की भी बात हो सकती है कि जो सेक्स्ड है मेल लेकिन जेंडर्ड है फीमेल, ओके। लेकिन अब अल्टीमेटली बात आती है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसे कौन से बर्ताव हैं, ऐसे कौन सी बिहेवियर हैं जो अल्टीमेटली जेंडर को बनाते हैं। अल्टीमेटली सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है, सांस्कृतिक कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, या जेंडर होना क्या होता है, जेंडर कंस्ट्रक्शन का हो जाना क्या होता है। तो इस पर बहुत सारे वैलिड ओपिनियंस हैं और कोई कंसेंसस नहीं निकलता। हर किसी के अपनी आर्ग्यूमेंट है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। और अगर हम अभी भी कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन जेंडर आर्ग्यूमेंट को देखें तो कोई एक ऐसा ओपिनियन नहीं है जहाँ पर सब जाकर अग्री करते हैं। और सिर्फ ये कह देना कि जेंडर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, यहाँ पर भी बात पूरी नहीं होती कि हमारा जेंडर समाज और संस्कृति बनाती है। यहाँ पर भी हमारी बात मुकम्मल नहीं होती, हम यहाँ पर ठहर नहीं सकते क्योंकि आर्ग्यूमेंट आगे भी चलता जा रहा है, ठीक है। तो दो क्रिटिक की हम यहाँ पर बात करेंगे, सिमोन दी बुआ और केट मिलेट, ओके। तो इन दोनों ने अपनी थ्योरी आगे की जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी मतलब हम बचपन से सीखते हुए अपने जेंडर को ओढ़ते जाते हैं, हासिल करते जाते हैं, अपने अंदर जज्ब करते जाते हैं। सिमोन दी बुआ ने तो बहुत मोटी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से हर उस लम्हे को डिस्क्राइब किया है जब एक माँ अपनी बेटी को कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और अपने बेटे को कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। बेटियों को सिखाना है धीरे से उठो, धीरे से बैठो, मुस्कुराओ, तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें शादी करनी है। बचपन से उनको शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और लड़कों के लिए दूसरी गाइडलाइंस है कि आपको दूसरों को प्लीज़ नहीं करना है, आपको कभी रोना नहीं है और आपको लीडरशिप रखनी है, आपको गुस्सा आप पर जायज़ है लेकिन लड़कियों पर गुस्सा जायज़ नहीं है। तो ये जो अपब्रिंगिंग है, ये जो सोशल लर्निंग है, सिमोन दी बुआ ने उसकी बात करी और केट मिलेट ने भी उसकी बात करी। तो केट मिलेट ने तो यहाँ तक कहा कि जो हमारा जेंडर है वो जोड़ घटा करके बनता है किससे? हमारे घर से, हम जिस परिवार में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये जो आसपास का माहौल है ये हमको सिखाता है कि हमको किस तरह से औरत बनना है और किस तरह से समाज में मर्द बनना है और किस तरह के जेंडर रोल्स हैं जिनको हमको निभाते हुए चलना है। क्योंकि अगर हम इस जेंडर रोल के बाहर जाएंगे तो हम औरत और मर्द होने के दायरे से खारिज हो जाएंगे, और अगर हम इस चीज़ से खारिज हो जाते हैं तो हम मजाक का, तंज का सबब बन जाते हैं। तो ऐसे में आपका सर्वाइवल बहुत बड़ी परेशानी में आ जाता है। और केट मिलेट ने तो यहाँ तक कहा कि ना सिर्फ हमारी शख्सियत जेंडर है बल्कि
जो एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स थे, जो पढ़ाई के सब्जेक्ट्स थे कि हमें कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, इसकी भी जेंडरिंग की गई कि मर्दों के लिए साइंस को पिकअप किया गया कि मर्द हैं, लड़के हैं, वो साइंस पढ़ेंगे और लड़कियों को आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहे गए। तो दिस जेंडरिंग वॉज डन। औरतों को साइंस पढ़ना अलाउड नहीं था, या उनको पढ़ना भी अलाउड था तो सिर्फ इतना जितना आपको घर गृहस्थी में काम आए। और हम देखें कि ये प्रथा अभी तक बहुत आगे तक चली आ रही है कि मेडिकल में आप देखिए कितने परसेंटेज भागीदारी है औरतों की, और इंजीनियरिंग में देखिए लड़कियों की कितनी भागीदारी है। मैंने खुद भी NIT इलाहाबाद में पढ़ाया है, और मैं देखती थी कि मेरी क्लास में 100 बच्चों में जो इंजीनियर्स होते थे, जो BTech करने आते थे, उनमें से मुश्किल 5 या 6 लड़कियां होती थी जो इंजीनियरिंग को चूज करती थी। तो ये जो सब्जेक्ट का जो मार्जिनलाइजेशन था वो अभी भी बहुत हद तक आगे बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है, तो अब इन लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ये सोशल लर्निंग है, क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन से सीखते बड़े हो रहे हैं, तो जो लर्न किया है वो अनलर्न भी किया जा सकता है, उसको भुलाया भी जा सकता है। तो क्योंकि ये लर्न किया गया है, ये सोशल कंडीशनिंग की वजह से हुआ है, या आपकी परवरिश की वजह से हुआ है, आसपास के माहौल की वजह से हुआ है, तो आप ऐसा करें कि सोशल कंडीशनिंग को ही बदलने की कोशिश करते हैं। हम उस माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारी शनाख्त बतौर मर्द और औरत तय हो जाती है और औरत को कमतर बताया जाता है। ठीक है, तो अब ये भी काम बहुत आसान नहीं था कि हम जो हमारी जेंडर कंडीशनिंग है कि हमारा जेंडर किस तरह से बनाया जा रहा है उसको चैलेंज कर दे, लेकिन फिर भी कोशिश की गई। तो इसमें क्या किया गया कि पहले माँ बाप से पूछा गया कि अगर आपका 24 घंटे का पैदा हुआ बच्चा है तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो 24 घंटे के बच्चे को लेकर के पेरेंट्स ने फर्क किया कि अगर वो बच्ची है तो वो चंचल है, या वो डेलिकेट है, बहुत नाजुक सी है, बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है, मतलब सारे फेमिनिन टर्म्स। और अगर लड़के के बारे में बात की तो वो स्ट्रांग है, वो अलर्ट है, वो एक्टिव है। तो जब आप देखें कि 24 घंटे के बच्चे की जेंडरिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर आप इस कंडीशनिंग को कैसे न्यूट्रल करेंगे, कैसे नलिफाई करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। सो दिस वाज देयर, राइट। तो ये डिस्क्रिप्शन 24 घंटे के बच्चे के साथ हुआ। दूसरा ये करा गया कि हम लोग जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है या बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए जो कपड़े लाते हैं हम उस कलर का भी शनाख्त हम उसकी आइडेंटिटी की तरह से करते हैं। लड़कियों के लिए गुलाबी चुना जाता है, लड़कों के लिए नीला रंग चुना जाता है, जो अभी भी पॉपुलर है और लोग ऐसा करते हैं। तो कलर की जेंडरिंग है। फिर टॉयज भी स्टीरियोटिपिकल हैं, टॉयज की भी जेंडरिंग है। लड़कों को हम गन देते हैं, फुटबॉल देते हैं, हॉकी देते हैं, और लड़कियों को हम डॉल देते हैं, किचन सेट देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो सोशल कंडीशनिंग हो रही है इसको कैसे अनलर्न करना है, चेंजेस हमको कहाँ से लाने हैं, इन सब की बातें हुई। तो लड़कियों को हम रोने देते हैं, भाई आप जज्बाती हो सकती हैं, आप इमोशनल हो सकती हैं, आप एक्सप्रेस कर सकती हैं, लेकिन लड़कों को रोना मना होता है। ठीक है, तो लड़कों को रोना मना होता है, इसको हम 2 लाइन में समेट सकते हैं कि बहती नहीं है मर्द की आंखों से जुए अश्क, बहती नहीं है मर्द की आंखों से जुए अश्क, लेकिन हमें बताओ कि हम किस लिए हंसें। तो बंदा रोना चाहे तो भी वो इस कदर कैद है स्टीरियोटाइप में, इस जेंडर के जेल में, प्रिजन में, कि वो चाह करके भी नहीं रो सकता। तो इसके क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, इसको अलग से मेन स्टडीज़ में देखा जा सकता है। तो सोशल लर्निंग थेरिस्ट ने कहा कि हम कई चीज़ें कर सकते हैं जिससे सोशलाइजेशन को ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, उनके अपब्रिंगिंग में ऐसे चेंजेस लाए जा सकते हैं ताकि उनको वो चीज़ें देखने को मिलें जिससे वो डिफरेंसेस ना हो जो आज एग्जिस्ट करते हैं समाज में, दोनों के बीच में इतना गैप ना हो मर्द और औरत के बीच में। तो पहला तो ये कि जो बच्चों को कहानी किताबें दी जाती हैं या जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो स्टोरीज उनको दी जाती हैं, तो उनकी जेंडरिंग ऐसी ना हो कि मर्द बहुत एक्टिव है, वो एडवेंचरस है, वो तो लड़ाई करने जा रहा है, वो तलवार पे चला रहा है, वो घोड़े पे बैठ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि लड़कियों को जो है वो सारे फेमिनिन स्टीरियोटाइप्स दिए जाते हैं। तो कहा गया किताबों को हम रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू करें, हम रिवर्सल ऑफ जेंडर रोल्स लिखना शुरू करें। हम ये क्यों ना लिख दें कि मर्द भी शर्मा सकते हैं, मर्द भी रो सकते हैं, और औरतें भी एक्टिव हो सकती हैं, और औरतें भी लीडर हो सकती हैं। जब इस तरह की किताबें लोग पढ़ेंगे तो उन पर बच्चे जब इस ऐसी किताबों को पढ़ करके ग्रो करेंगे तो उनका इम्पैक्ट दूसरा होगा, उनके जहन पर दूसरा असर जाएगा। तो और भी सजेस्ट किया गया कि एक और तरीका है कि जो किताबें हैं बच्चे पढ़ते हैं या जो कार्टून्स बनाए जाते हैं उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, उनका कोई जेंडर ना रखा जाए, ताकि बच्चे ये गैस ही ना कर सकें
कि ये लड़का है या लड़की है। तो एक एग्जांपल आपने शायद टीवी पे देखा होगा, टेलीटबीज़ का आता था। टेलीटबीज़ जो थे वो जेंडरलेस थे, उनका कोई जेंडर नहीं था। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों की साइकोलॉजी पर, उनके मनोविज्ञान पर बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट डाला जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। और वो गड़बड़ क्या हुई कि माँ बाप ने ही ये किया कि जब उनको जेंडरलेस कैरेक्टर्स दी गए कहानी में, या उन्होंने कार्टून देखा कोई जेंडरलेस जिसका कोई जेंडर नहीं है, तो उन्होंने खुद ब खुद अज्यूम कर लिया कि जिसका जेंडर नहीं है वो मैस्कुलिन है, वो आदमी है, वो मर्द है। और जिस कैरेक्टर का ज़रा सा भी लगा कि हाँ इसके अंदर कुछ फेमिनिन ट्रेट्स दिख रहे हैं, औरतों वाली थोड़ी सी भी अगर हरकतें दिख रही हैं, तो ये फेमिनिन है। तो इतना कुछ कवायद, इतनी मेहनत और इतने प्लान करने के बाद भी पेरेंट्स ने ही बचपन में ये चीज़ें डाल दी जहन में कि जेंडर न्यूट्रल को भी जेंडर दे डाला। तो ये चीज़ें इतनी आसान न थी कि आप इस तरह के चेंजेस को कर सकते थे। अब दूसरा आया कि अगली क्रिटिक थी हमारी, जिन्होंने 1978 में आर्ग्यूमेंट दिया और उन्होंने सिमोन दी बुआ और केट मिलेट के खिलाफ बोला। जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी सिमोन दी बुआ और केट मिलेट की, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ नहीं होता है, मैं सोशल लर्निंग को नहीं मानती। जो अल्टीमेट चीज़ें हैं जो जेंडर को बनाती हैं वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, कि एक माँ किस तरह से अपने दोनों बच्चों से व्यवहार करती है, वो उनका साइकोलॉजिकल मेकअप करती है, उनके मनोविज्ञान को इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असर डालती है। जिससे क्या होता है कि जो बेटी का अहंकार है, जो बेटी की ईगो बाउंड्रीज हैं, वो ब्लर्ड होती हैं, धुंधली होती हैं, और बेटा जो है माँ उसको इंडिपेंडेंट बनाती है। तो जो नैन्सी शॉड्रॉ की जो मनोवैज्ञानिक थ्योरी थी वो फ्रायड से बहुत हद तक सिमिलर थी, लेकिन एग्जैक्ट वैसी नहीं थी। तो हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक थ्योरी आ रही है और हर किसी का जेंडर कंडीशनिंग का अपना एक फ़लसफ़ा है। हर कोई अपने तरीके से, अपने हिसाब से चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहा है। कोई सोशल लर्निंग थ्योरी दे रहा है, कोई जेंडर रोल थ्योरी दे रहा है, कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी दे रहा है। तो इसमें लोगों के भी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रिटिक आई हमारी कैथरीन मैककिनन। इनका ये कहना था कि जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, तो किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही तय करता है कि क्या समाज में जो ये इम्बैलेंस है वो क्यों है। तो उनके हिसाब से क्या था कि जो मैन होता है, जो मर्द होता है, वो सेक्सुअली डोमिनेंट होता है और मैन को सेक्सुअली डोमिनेंट ही समाज देखना चाहता है। और औरत क्या है, वो सेक्सुअली सबमिसिव होती है, वो आज्ञाकारी होती है, वो शर्मीली होती है। तो उसका ऐसा होना मर्द को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और औरत को सेक्सी बनाता है। और औरत खुद भी अपने इस अज्यूम्ड रोल में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इरोटिक महसूस करती है। तो कैथरीन मैककिनन ने कहा कि दिस इज़ सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि औरत को एक सेक्स की वस्तु मात्र समझा गया और उसको सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया गया, कि वो सेक्सुअली पैसिव है, वो निष्क्रिय है, वो कमज़ोर है, वो रिसेप्टिव है। तो इसीलिए ये कंडीशनिंग हुई कि मर्द स्ट्रांग है और औरत क्या है, वो कमज़ोर है। तो अब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद हम देख सकते हैं कि जेंडर के बारे में कितनी बातें हो चुकी, सेक्स के बारे में कितनी बातें हो चुकी, बायोलॉजी के बारे में कितनी बातें। इन बातों के बाद अब बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये आ जाता है कि जो जेंडर की बातें हो रही हैं कि औरत ये होता है और मर्द ये औरत ये होती है और मर्द ये होता है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म था? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया की सारी औरतें अपने औरतपन को, अपनी निस्वानियत को एक तरीके से महसूस करती हैं? क्या दुनिया के सारे मर्द अपनी मर्दानगी को एक तरीके से महसूस करते हैं? क्या शेयर्ड फेमिनिनिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है, कि क्या ऐसा कोई सोच है, ऐसा कोई बिहेवियर है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई कंडीशन है जो सारी औरतों को आपस में जोड़ देती है? तो क्या जेंडर यूनिफॉर्म है? नाउ दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। और उसके बाद जूडिथ बटलर ने जो अपनी थ्योरी दी, तो दैट वाज अ वंडरफुल थ्योरी, बेहतरीन आर्ग्यूमेंट उनका रहा। तो ये मान लेना कि जो आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है, जेंडर रियलिज्म जिसको हम कहेंगे, कि जेंडर रियलिज्म का मतलब ये है कि दुनिया की सारी औरतें आपस में एक शेयर्ड कंडीशनिंग को यूज़ करती हैं, कि जैसे एक अमेरिकन वुमेन ने अपनी फेमिनिनिटी को महसूस किया, वैसे ही एक अरब वुमेन करेगी, वैसे ही एक अफ्रीकन वुमेन करेगी, और वैसे ही एक एशियन वुमेन करेगी। जैसे एरिस्टोक्रेटिक लेडी की फेमिनिनिटी है, वैसे ही मिडिल क्लास की भी होगी, और वैसे ही वर्किंग क्लास की होगी, और वैसे ही लोवेस्ट क्लास की होगी।
तो क्योंकि इस पर क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि अज्यूम कर लिया गया कि सारी औरतें एक तरह से अपने औरतपन को, अपनी निस्वानियत को महसूस करती हैं। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही थी कि ये लोग बहुत सारे फैक्टर्स से इसको एक्सक्लूड कर दे रही थी, हटा दे रही थी। वो था रेशियल, वो था एथनिक, वो था पॉलिटिकल, वो था कल्चरल, वो था नेशनल। जब आप इन डिफरेंसेस को नहीं ले रहे हैं, तो जब आप अपनी थ्योरी पर आर्ग्यू कर रहे हैं, जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कल्चरल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपकी थ्योरी, आपका बिलीफ, आपका परसेप्शन इनकम्प्लीट है। ये समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या देखना है, राइट? तो इस पर क्रिटिसिज्म आया, तो लोगों ने क्या मान लिया कि सिस्टरहुड इज कॉमन, सारी औरतें एक जैसी हैं, सबका औरतपन एक जैसा है, और सारी औरतें सारे मर्दों से फर्क हैं, सारी औरतें सारे मर्दों से अलहदा हैं, सारी औरतें सारे मर्दों से अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो अब इस पर यह आर्ग्यूमेंट आना था, और रिजल्ट क्या आया कि औरत और मर्द के दरमियान इतना फर्क नहीं है जितना फर्क औरतों की अपने दरमियान है। The difference between man and women is not as large as the difference amongst men and amongst women. कि सिर्फ फेमिनिटी की ही बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते थे, और हुए भी, कि हमने वाइट फेमिनिज्म की बात की, ब्लैक फेमिनिज्म की बात की, इस्लामिक फेमिनिज्म की बात की, थर्ड वर्ल्ड वुमेन की बात की। तो ये सारे ब्रांच आउट हुए क्यों? ये ब्रांच आउट इसलिए हुए क्योंकि हमने क्या कह दिया कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, कोई कॉमन कंडीशनिंग है जो उनको जोड़े हुए है। और इसका एक बहुत बड़ा बेस ये था कि अगर वो उस कॉमन कंडीशनिंग को डिसॉल्व कर देते, हटा देते, तो उनको बेस क्या रह जाता अपनी आवाज़ उठाने के लिए? क्योंकि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि फेमिनिस्ट क्या था, पॉलिटिकल एजेंडा था। तो अगर जिस बेस पर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को खड़ा किया था कि जेंडर वेरिएबल है और हम उसको लेकर के अपने हक के लिए बात कर सकते हैं, हम लड़ाई कर सकते हैं, अगर वही एन्यूल हो जाता, वही डिसॉल्व हो जाता, तो हम उस पॉलिटिक्स से बाहर आ जाते, हम सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात ही नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो अगर कैथरीन मैककिनन ने ये पहले आर्ग्यूमेंट दिया कि सारी औरतें सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाइड हैं, तो जो औरतें सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाइड नहीं है इसका मतलब औरत ही नहीं है, और जो औरत है ही नहीं वो उस पॉलिटिकल फ्रेम से बाहर चली जाती है, फिर उसके लिए कोई हक की आवाज़ नहीं होगी, उसके लिए कोई विमेन एम्पावरमेंट नहीं, और उसके लिए कोई बराबरी नहीं है समाज में। ठीक है? तो अब जेंडर रियलिज्म जो था उसको अटैक किया गया दो ग्राउंड्स पर, एक पर्टिकुलरिटी आर्ग्यूमेंट है और एक नॉर्मेटिव आर्ग्यूमेंट है। पर्टिकुलरिटी आर्ग्यूमेंट को एलिजाबेथ स्पेलमैन ने आगे बढ़ाया और कहा, और ये हुआ 1988 में। उन्होंने ये कहा कि जो जेंडर है वो कभी भी रेस, एथनिसिटी, कल्चर को हटा करके नहीं बन सकता। जब भी जेंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये सारी बातें मौजूद हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से एक वाइट वुमेन अपने औरतपन को महसूस कर रही है वो एक अफ्रीकन वुमेन से बहुत अलहदा है। जिन ग्राउंड पर वाइट वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा लेवल पर एक ब्लैक वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये एज्यूम कर लिया गया, ये धारणा बना ली गई कि सब समान है और सबका एक्सप्लॉयटेशन एक जैसा है। तो जब सबकी प्रताड़ना एक जैसी नहीं है, सबका एक्सप्लॉयटेशन एक जैसा नहीं है, तो सबके लिए आवाज़ एक जैसी कैसे हो सकती है? सबके लिए प्लेटफॉर्म एक जैसा कैसे हो सकता है? सबके लिए रिफॉर्म एक जैसा कैसे हो सकता है? ठीक है? तो ये वाइट सॉलिप्सिज्म था जिसमें वाइट वुमेन ने कह दिया और ये कहा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेनहुड। तो दिस यूनिवर्सलाइजेशन हैड टू बी चैलेंज्ड, कि कुछ भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और उसी वक्त पोस्ट मॉडर्निज्म भी आ रहा था जिसमें निश्चय ने ये कह दिया था कि एक सच नहीं है, बहुत सारे सच होते हैं। आइडेंटिटी एक नहीं होती है, प्लूरल होती है। आइडेंटिटी वो नहीं है जो बन गई और फुर्सत, आइडेंटिटी वो है जो हाईली अनस्टेबल है। इट्स ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। हम सब हमेशा बन रहे होते हैं, एक बार बन के रुक नहीं जाते हैं। तो किसी चीज़ के दायरे में बांधना, कोई डेफिनेशन दे देना, दिस वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये वाइट सॉलिस्टिज्म के सपोर्ट में एक राइटर थी बेटी फ्रीडान, जिन्होंने अपना फेमिनिन मिस्टीक दिया और उन्होंने क्या कहा कि डोमेस्टिसिटी, एक जो औरत घर के अंदर घरेलू काम करती है, इसकी वजह से इसका एक्सप्लॉयटेशन है। अगर औरत बाहर निकल करके काम करेगी, वो नौकरी करेगी, तो
उसको उसके दिन बदल जाएंगे, इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। लेकिन वो मोहतरमा भूल गई कि वो सिर्फ मिडिल क्लास वाइट वुमेन की बात कर रही थी, क्योंकि उन्हीं के वाइट वुमेन कल्चर में ही बहुत सी गरीब औरतें ऐसी थी जो घरों से बाहर जाकर के लेबर कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, फिर भी उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था वो मिडिल क्लास वुमेन से बहुत ज़्यादा था। तो सिर्फ बाहर निकल कर काम करना सॉल्यूशन नहीं था। तो ये जो वाइट कॉन्सेप्ट था वाइट फेमिनिज्म का, ये वहीं पर डिसॉल्व हो जाता है। और जो नॉर्मेटिविटी आर्ग्यूमेंट है ये हमारी जूडिथ बटलर देती हैं। शी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। उनके आर्ग्यूमेंट्स मुझे बहुत प्लीज़ करते हैं, हालांकि उन पर भी अटैक हुआ है, क्योंकि कोई भी थियोरी अपने आप में मुकम्मल नहीं होती है। हर किसी पर क्वेश्चन उठ सकता है और हर किसी पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो जो उनका आर्ग्यूमेंट था वो उन्होंने जेंडर रियलिज्म के मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव पर नहीं उठाया था। उनका आर्ग्यूमेंट था पॉलिटिकल काउंटर पार्ट पर या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर, कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वुमेन को एक दायरा देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, एक जगह देती है जहां पर वो एक दूसरे से किसी ना किसी जज्बे के तहत, किसी तजुर्बे के तहत, किसी कंडीशन के तहत कनेक्ट होती हैं। और अगर वो कनेक्ट नहीं हो रही है तो वो उस दायरे से बाहर हैं और वो अपने लिए लड़ाई नहीं कर सकती हैं। तो बटलर ने ये कहा कि लोग बायोलॉजी, सेक्स और जेंडर को अलहदा करने में इस कदर मसरूफ हो गए कि वो ये भूल गए कि औरत को डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, उन्होंने ये गलती नहीं की कि उन्होंने औरत को गलत डिफाइन किया। उनकी गलती ये थी, बटलर ने ये कहा कि फेमिनिस्ट की गलती ये थी कि उन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की, बिकॉज शी कैन नॉट बी डिफाइंड। जो औरत कैटेगरी है वो ओपन एंडेड है, ना उसका कोई एप्ट बिगनिंग है ना कोई एप्ट एंड है। तो जब मैं औरत कह रही हूँ तो यहाँ पे मर्दों की भी बात हुई है, क्योंकि जेंडर स्टडीज इसीलिए आया ही था क्योंकि फेमिनिज्म फेल हो गया था, क्योंकि फेमिनिज्म ने सिर्फ औरतों की बात की थी। और ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब सेकेंड वेव फेमिनिज्म था और पोस्ट फेमिनिज्म था। तो उस वक्त ये जेंडर स्टडीज इसीलिए आया क्योंकि जेंडर स्टडीज में औरतों की बातें नहीं, मर्दों की बातें नहीं हो रही थी, सिर्फ औरत की बात। तो बटलर ने ये कहा कि जिस तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप एक औरत कैद में रखता है वैसे ही एक मर्द को कैद में रखता है। तो दोनों ही इम्प्रिजन्ड हैं, दोनों की बातें होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि फेमिनिस्ट ने क्या गलती करी कि उन्होंने औरत को गलत डिफाइन नहीं किया, उन्होंने डिफाइन किया, यही गलती है। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म किसी सिंगल डेफिनेशन को एप्ट मानता ही नहीं है। कोई भी एक ऐसा क्राइटेरिया या पैरामीटर नहीं है जिसको आप लिख कर, जिसके ज़रिए समेट करके आप किसी औरत या मर्द को, किसी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी को आप लफ्ज़ों में बांध सकें या डिफाइन कर सकें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो उन्होंने कहा कि विमेन को डिफाइन करने का मतलब, फेमिनिनिटी को डिफाइन करने का मतलब ये रहा फेमिनिस्ट का कि शायद कोई एक ऐसा तरीका है जिससे एक औरत परफेक्ट वुमन बन सकती है। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई एक सेट ऑफ डेफिनेशंस हम सब पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उन्होंने कहा कि जब भी हम औरत को डिफाइन कर रहे होते हैं तो कोई भी एक ऐसा तरीका नहीं जिसको हम नॉन आइडियोलॉजिकल माने। मतलब हमने जैसे ही कोशिश की औरत को डिफाइन करने की, वुमेन को डिफाइन करने की या फेमिनिनिटी को डिफाइन करने की, मतलब हमने लेबल कर दिया कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फेमिनिन होना ज़रूरी है। तो बटलर का आर्ग्यूमेंट था कि एक औरत ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर औरतपन हो, उसके अंदर नस्वानियत हो, उसके ऑपोजिट भी हो सकता है। और सिमिलरली विद अ मैन, एक आदमी के साथ भी यही हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक अब ये आती है हेट्रोसेक्सुअलिटी पर, कि समाज का रूल क्या है कि जेंडर जो है इंटेलिजिबल तब है जब एक फीमेल पैदा होती है, आगे बढ़ करके वो फेमिनिन बनती है, उसके बाद वो हेट्रोसेक्सुअल हो जाती है। अगर ये लाइन से फॉलो नहीं होता तो वो जेंडर कैटेगरी से बाहर हो जाती है, और जेंडर कैटेगरी से बाहर हो गई मतलब एबनॉर्मल हो गई, मतलब वो सिक है, वो डिजीज्ड है। क्योंकि ऐसी कैटेगरी क्या है, इंटरसेक्स कैटेगरी है, जिसको हम लेस्बियनिज्म कहते हैं। अगर आदमी है तो उसको होमो कहते हैं। तो होमोसेक्सुअलिटी को इसीलिए टैबू कहा गया, इसीलिए कहा गया कि ये गलत है, राइट। तो दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जूडिथ बटलर। तो उन्होंने कहा कि समाज ने जेंडर को यूनिफॉर्म करने के लिए हेट्रोसेक्सुअलिटी को नेचुरल कहा। उन्होंने कहा सिर्फ दो तरह के सेक्स कैटेगरीज एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट। ये बटलर का आर्ग्यूमेंट नहीं था, बटलर फेमिनिस्ट को नेगेट कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा गया कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मतलब सिर्फ दो तरह का सेक्स होता है, मेल एंड फीमेल, और सिर्फ दो तरह का जेंडर होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और सिर्फ एक तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, हेट्रोसेक्सुअलिटी।
और फेमिनिस्ट ने, दुनिया ने इसको यूनिफॉर्म कहा। जो इस दायरे से बाहर आया वो गलत हो गया। तो बटलर का कहना था कि जितना नॉर्मल मैस्कुलिन और फेमिनिन होना है उतना ही नॉर्मल ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल होना है। उसमें हम नॉर्मलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। जितना रियल जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन है उतना ही रियल जेंडर हमारा ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल है, राइट। तो क्योंकि ये इतने सालों से फॉलो होता आया है, चीज़ें इस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती रही हैं, लोगों पर थोपी जाती रही हैं कि लोग हेटेरोसेक्सुअलिटी को ही नॉर्म समझते हैं और होमोसेक्सुअलिटी को एबनॉर्मल या डेविएंट समझते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, बंदा भटक गया, वो अपना जेंडर ठीक से नहीं कर रहा है। जो जेंडर ठीक से नहीं कर रहा है उसको आप समाज से बहिष्कृत करो, उसका मजाक उड़ाओ, उसको टॉर्चर करो और उसको बिल्कुल अलहदा कर दो, राइट। तो जेंडर कोर्स को किस तरह से अब तक कंस्ट्रक्ट किया गया था कि नेचुरली जो विमेन है वो फीमेल है और जो मैन है वो मैस्कुलिन है। तो बटलर ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिविटी, जो बहुत ही शानदार और बेहतरीन थ्योरी थी। और उन्होंने इसमें तहलका मचा दिया ये बात कह करके, क्योंकि अब तक फेमिनिस्ट क्या कह रहे थे, अब तक फेमिनिस्ट ये कह रहे थे कि हमारा सेक्स फिक्स्ड है, सेक्सुअल आइडेंटिटी फिक्स्ड है क्योंकि हम इसके साथ पैदा होते हैं, और जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, जो जेंडर आइडेंटिटी है, वो वेरिएबल है। जूडिथ बटलर ने कहा कि ना हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी फिक्स्ड है और ना ही हमारी जेंडर आइडेंटिटी फिक्स्ड है, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल हैं। नाउ दिस वाज द माइलस्टोन, बिल्कुल तहलका। इट वाज अ रिवर्स आर्ग्यूमेंट, क्योंकि सालों से लोग एक बात करते चले आ रहे थे, सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन, सेक्स जेंडर डिफरेंस। इन्होंने उस डिफरेंस को ही डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा जितना जेंडर समाज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है उतना ही सेक्स समाज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फेमिनिस्ट कह रहे थे कि हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो हमारी सामाजिक आइडेंटिटी बनाती है। अगर हम मेल पैदा हुए हैं और हमारे पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं तो हमें मैस्कुलिन बनना है। फेमिनिस्ट ये कह रहे थे। जूडिथ बटलर डिस्कोर्स क्या है, ऑफ कोर्स हमारा कम्युनिकेशन भी है, प्रथाएं भी हैं, सोच है, जो प्रचलन चला आ रहा है, जो हमारे रिलीजियस ग्रंथ हैं, जो हमारे कुरान में लिखा है या जो गीता में लिखा है या जो हमने द्रौपदी को देखा है या आदम हवा को देखा है, इन सब के जरिए हमको डिस्कोर्स दिया जाता है। या जो प्रथाएं हैं कि लड़कियां बचपन से इंतजार करती हैं कि फलाने टाइम पर जब आप बड़े हो जाओगे तो राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे बैठकर। लड़कियों को क्या करना है, सारी जिंदगी अपनी शादी का इंतजार करना है। तो ये जो मिथ्स हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग है, ये सब कुछ डिस्कोर्स में आता है। बटलर ने अपनी थ्योरी परफॉर्मेटिविटी दी कि हमारी आइडेंटिटी इज अ डिस्कर्सिव एनालिसिस, इट इज अ डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन। तो हमारा जेंडर हमारे सेक्स को कंस्ट्रक्ट करता है, ये रेवोल्यूशन था। इन्होंने ये उल्टा कह दिया। उन्होंने कहा कि जेंडर का मतलब होना नहीं है, जेंडर का मतलब उस शनाख्त को निभाना है जिस शनाख्त को समाज ने आपके लिए बना दिया है बतौर मर्द और औरत। तो इट्स नॉट बीइंग, इट्स डूइंग जेंडर। हम उस कर्म को करके जेंडर बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल उन्होंने कैसे दिया कि मान लीजिए कोई ट्रांससेक्सुअल है, जैसे कोई बायोलॉजिकली कोई लड़का पैदा हुआ, उसके ऑर्गन सारे लड़के वाले हैं, लेकिन बाद में उसकी हरकतें सारी औरतों वाली हो जाती हैं। वो औरतों वाले लिबास पहनता है, औरतों वाली हरकतें करता है, सब कुछ फेमिनिन परफॉर्म करता है। तो हम क्या कहेंगे उसको? क्या हम ये कहेंगे कि ये जो ये मर्द है ये औरत बना हुआ है? नो, अकॉर्डिंग टू बटलर दिस इज परफॉर्मेटिविटी, कि एक इंसान जिसका सेक्सुअल आइडेंटिटी कुछ भी हो वो फेमिनिनिटी परफॉर्म कर रहा है। एंड दिस परफॉर्मेंस इज द रिपीटेड स्टाइलाइज्ड परफॉर्मेंस, कि एक व्यवहार को, जैसे औरतें क्या करती हैं, सबमिसिव होती हैं, तो सबमिसिव होने को हम बार बार रिपीटेटिवली हम करते करते उस चीज को इतना ज्यादा कर जाते हैं कि वो चीज हमको नेचुरल लगने लगती है और हमें ये महसूस होता है कि ये कुदरती तौर पर मोहतरमा ऐसी हैं और कुदरती तौर पर ये मोहतरम ऐसे हैं। सो जेंडर इज नॉट बीइंग, जेंडर इज डूइंग, राइट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक आदमी है, जो आदमी पैदा हुआ फिर बाद में औरत नजर आ रहा है। हम ये कहेंगे कि मेल जो है वो ड्रेसअप हो रहा है और बर्ताव कर रहा है औरत की तरह। तो ये जो परफॉर्मेंस है दैट इज फेमिनिनिटी, एंड दिस परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंड ऑन योर सेक्सुअल आइडेंटिटी। ये आपकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, आपकी फेमिनिनिटी उस पर निर्भर नहीं करती है। एंड देयर जूडिथ बटलर सेज, क्योंकि ये सब कुछ हम रिपीटेडली स्टाइलाइज्ड रिपीटेशन से सीखते जा रहे हैं, तो दिस टू कैन बी डीकंस्ट्रक्टेड।
इसको डीकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। तो फेमिनिन होने का मतलब डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, कुछ चीज़ों को करना जो कि कोई भी कर सकता है। उन्होंने ड्रैग का एग्जाम्पल दिया जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो परफॉर्मेटिव इनका जो अकाउंट था वो ये था कि आइडेंटिटीज प्लूरल हैं, आइडेंटिटीज फ्लेक्सिबल हैं, आइडेंटिटीज मल्टीपल हैं। हम किसी एक शख्सियत के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारते। वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, हम बन रहे होते हैं। हम उस शनाख्त के साथ लगातार बदलते जाते हैं बाय डूइंग सर्टेन एक्ट्स। और आपने ये देखा होगा कि जैसे ही हम डेविएट होते हैं हमें लोग डेविएंट कहना शुरू करते हैं। बट देन इट कैन बी एक्वायर्ड। किसी भी कैरेक्टर पर, किसी भी ट्रेट पर, किसी भी बर्ताव पर, किसी भी एक्टिविटी पर किसी की मोनोपोली नहीं है। तो उनका मानना था कि हम एक जेंडरलेस समाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जेंडर जो है वो सेक्स पर डिपेंड करता है, तो हम सेक्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि फेमिनिस्ट को क्या नहीं करना चाहिए। फेमिनिस्ट को वुमेन को परिभाषित करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। दे शुड नॉट ट्राई टू डिफाइन वुमेन एट ऑल। उनको क्या करना चाहिए, उनको ये देखना है कि समाज में पावर स्ट्रक्चर्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अ पावर प्ले। तो किस तरह से जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, पावर फंक्शंस हैं, वो किस तरह से समाज में काम कर रहे हैं और किस तरह से वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप कर रहे हैं, दैट हैड टू बी लिसन्ड, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा। अब एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सेक्स क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ हमारी बायोलॉजी पर ही डिपेंड करता है क्या? हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं समाज को इन्फ्लुएंस करती है? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास है आपके लिए कि औरतों में कहा जाता है कि उनके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, दे हैव रिप्रोडक्टिव फंक्शन, उनका जो बॉडी बिल्ट होता है, जो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलहदा होते हैं। और जो मेन होते हैं दे हैव टेस्टेस्टेरोन, टेस्टिस होता है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन फर्क होते हैं, उनके हार्मोन्स दूसरे होते हैं, उनका क्रोमोसोम क्या होता है, XY होता है। तो इन ग्राउंड पर हम डिवाइड कर देते हैं कि जो XX क्रोमोसोम है वो फीमेल है और जो XY क्रोमोसोम मेल है। इस पर एक बहुत बड़ा सा मतलब आर्ग्यूमेंट देती हैं एन फॉस्टो स्टर्लिंग। उनका ये कहना था कि ये 18th सेंचुरी तक 2 सेक्स मॉडल था ही नहीं, सिर्फ 1 सेक्स मॉडल था। और अगर हम एंशिएंट ग्रीक्स की बात करें तो वो औरत और मर्द में फ़र्क करते ही नहीं थे। अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात की जाए तो दोनों में कहा जाता था कि दोनों के थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, बट सेक्स मॉडल एक है। वहाँ पर मेल और फीमेल का डाइमॉर्फिज्म नहीं था। ये तो अभी आकर के हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल वो देती हैं कि अगर हम डाइमॉर्फिज्म की बात करते हैं कि मेल और फीमेल का डिफरेंस है, अभी हम सेक्सुअलिटी की बात करें, मेल और फीमेल का डिफरेंस है, तो पूरे दुनिया में नियरली 1.7% पॉपुलेशन ऐसी है जो किसी भी सेक्सुअल कैटेगरी में फॉल करती ही नहीं है, राइट। तो ऐसे में कैसे हम इतना डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है, जेंडर डाइमॉर्फिज्म है। मतलब यहाँ पर सेक्सलेस बनाने की कवायद हो रही है कि अगर हम मेल पैदा हुए तो ज़रूरी नहीं हम जिंदगी भर मेल रहेंगे। देयर कैन बी ट्रांससेक्सुअलिटी, दे कैन बी ट्रांसजेंडर, दे कैन बी ट्रांसमेन, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो बटलर ने क्या कह दिया कि सेक्स और जेंडर में कोई डिफरेंस है ही नहीं। उन्होंने सारे डिफरेंसेस को डिसॉल्व कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू बटलर, जूडिथ बटलर, सेक्स एंड जेंडर डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो मेल और फीमेल बॉडीज हैं इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर जेंडरिंग एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाए तो फिजिकल बॉडीज भी एग्जिस्ट करना बंद कर देंगी। तो जिस दिन जेंडरिंग बंद हो जाएगी उस दिन जो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था उनका कि डिस्कर्सिवली कंस्ट्रक्टेड। बिफोर आई कंक्लूड, मैं जेंडर बटलर का क्या कॉन्सेप्ट है डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन का, मैं उसको ज़रूर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगी। कि उनका ये मानना था कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उसके पहले उसके लिए पूरा डिस्कोर्स अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट गर्ल इज़ बॉर्न, जैसे ही एक बच्ची पैदा होती है हॉस्पिटल में तो आया आकर बताती है कि इट्स अ गर्ल, बेटी हुई है। और जैसे मान लीजिए आप ही हॉस्पिटल में दरवाजे के बाहर खड़े हैं, OT के बाहर, तो जैसे ही गर्ल, तो गर्ल के लिए भाई बहुत से कल्चर में चेहरे लटक जाते हैं, आप मिठाई बांटना भूल जाते हैं, आप बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। ये भाई अब तो ये घर में रहेंगी, ये खाएंगी पिएंगी, इनकी शादी करना है, जहेज करना है, या
आप बहुत खुश हो गए हैं तो उसके लिए कलर सोचने लगेंगे कि अब तो मुझे पिंक कलर अरेंज करना है, ये टॉयज अरेंज करने हैं, ऐसा करना है। तो ये जो लड़की से जुड़ी ये चीजें हैं, ये पूरा जो डिस्कोर्स अवेलेबल है, ये तो एक लड़की के पैदाइश के पहले से अवेलेबल है। तो दिस जेंडर इज अवेलेबल विच इज कंस्ट्रक्टिंग द सेक्स। दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे दो लोगों की शादी हो रही है मान लीजिए चर्च में, और जैसे ही दोनों दूल्हा दुल्हन कहते हैं आई डू, मतलब मुझे कबूल है, या निकाह जब होता है ये कहा जाता है कि हमें ये निकाह कबूल है, तो वो कबूल है सिर्फ लफ्ज नहीं है जनाब, आपको जिंदगी भर साथ निभाना है। और जिंदगी भर साथ निभाने का पूरा डिस्कोर्स मौजूद है कि आपको वो साथ किस तरह निभाना है। आपको रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के सुख दुख को देखना है, अगर बीवी अर्निंग नहीं है तो शौहर को शॉपिंग भी करानी है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और आपको जिंदगी भर का साथ एक साथ लेकर के चलना है। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स अवेलेबल है पहले से, दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू बटलर इज डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। एक और एग्जांपल वो देती हैं कि जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, कोई क्रिमिनल है, और जज साहब ने उसको सजा सुना दी, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, फांसी की सजा सुना दी और लिख करके कलम तोड़ दिया। अब ये टू बी हैंग्ड टिल डेथ के पीछे भी पूरा डिस्कोर्स एनालिसिस मौजूद है कि अब वो सजा सुनाने के बाद से लेके उसे फांसी पर टांगने तक जो कुछ भी उसके साथ होना है वो पहले से तय है। This is what is being declared over there. So this is what is discourse analysis. So here we began कि सेक्स पहले सिर्फ जेंडर एग्जिस्ट करता था, बाद में सेक्स आ गया। सेक्स क्यों आया? क्योंकि हमें दो काम थे, एक तो ट्रांससेक्सुअल्स की बातें करनी थी, दूसरी ये बात करनी थी कि औरतों में अगर हमें कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से अपनी बात हम सुना सकें, तो इन दोनों कवायद के ज़रिए सेक्स और जेंडर डिस्टिंक्शन आया। इस फ़र्क को लेकर के फिर बहुत चीज़ें आगे बढ़ाई गई कि जेंडर की अलग अलग थेरीज़ क्या हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है, और लास्ट में आकर के बटलर इस चीज़ को ही डिसॉल्व कर देती हैं कि सेक्स और जेंडर में कोई भी डिफरेंस मौजूद है। अच्छा, अगर बॉडी की बात की जाए कि व्हाट अबाउट दी बॉडी, लोग सवाल करते हैं बटलर से कि आप बॉडी को कहाँ रखेंगी, आप बॉडी का सवाल किस तरह से पूरा करेंगी। भाई आप सेक्स जेंडर को आप डिसॉल्व कर दे रही हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन हम जीते जागते इंसान हैं और हमारे अंदर फ़र्क होता है, महसूस करते हैं। तो उनका ये मानना था कि बहुत हद तक जो सोशल फैक्टर्स हैं वो हमारे सेक्सुअल कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर कोई लड़की, उसका हाइट कम है या वो बहुत दुबली पतली से है, तो लोग कहते हैं भाई इनका न्यूट्रिशन कम है, इनको प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं दिए गए, इनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि जो सोशल फैक्टर्स हैं वो आपकी फिजिक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों की प्रॉब्लम आती है मर्द और औरत में, तो अगर आप उनको प्रॉपर डाइट देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, तो ये भी फ़र्क दोनों में जाता रहेगा। तीसरा ये भी है कि अगर प्रॉपर एक्सरसाइज कराई जाए, जितना रफ एंड टफ टास्क एक मर्द घर से बाहर करता अगर औरत वैसा ही करे, तो दोनों के फिजिक में जो अपीयर जो विजिबल जो डायमॉर्फिज्म है, जो फ़र्क है, वो फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, वो फ़र्क ज़ीरो हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली इनका आर्ग्यूमेंट है, और अगर इनके आर्ग्यूमेंट से हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्कोप है कि हम इस फ़र्क को ख़त्म कर पाएँ और हम ये देख पाएँ कि ऐसा क्या है जो मर्द नहीं कर सकता, या ऐसा क्या है जो औरतें नहीं कर सकती। जहाँ इंसान फेल हो जाता है वहाँ साइंस जवाब दे देती है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस 1 घंटे के लेक्चर के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया कि हाँ, जो सेक्स जेंडर भेद है वो कहाँ पर शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है।